हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 2 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 2 अप्रैल 2026। सो आज क्या हुआ, आज मार्केट के बारे में बात करें तो निफ्टी जो है वो लगभग 34 पॉइंट्स बढ़कर 22,713 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 34 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 22,713। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 100 पॉइंट्स बढ़कर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स बढ़कर 51,549 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 100 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 51,549। सो मार्केट जो है वो वैसे खुला तो एकदम टूट के ही था, जैसे एकदम टूटा हुआ दिल हो किसी का, वैसा ही जैसे बाजार एकदम टूटे हुए मन के साथ खुला था। सो आज वो क्यों हुआ, बिकॉज उसके कई सारे कारण थे। सो बेसिकली निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट्स टूट के ही खुला था, वो एक्सपेक्टेड था। प्री ओपनिंग भी वही इंडिकेट कर रहा था और गिफ्ट निफ्टी तो वो इंडिकेट कर ही रहा था। सो गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो कल ही इनफैक्ट इंडिकेट कर रहा था, परसों इंडिकेट कर रहा था, कल ही इंडिकेट कर रहा था कि बाजार जो है वो गिर के ही खुलेगा। सो वैसा ही हुआ, क्योंकि कल वैसे सुबह अगर बात करें तो डाउ जोन्स खुलने के बाद बढ़ा हुआ था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी सी वीकनेस आ गई तो गिफ्ट निफ्टी जो है माइनस में चला गया। लगभग 100 पॉइंट्स कल ही माइनस में चला गया था और आज सुबह को थोड़ा और वीक था। और उसके अलावा अमेरिकन मार्केट्स यानी डाउ फ्यूचर्स जो है वो आज भी वीक थे। सुबह को आज लगभग 200 पॉइंट्स नीचे थे, तो उसका और प्रतिकूल असर तो आना ही था निफ्टी पे। सो मैंने कल भी कहा था कि जो रिकवरी आई है, यानी रिलीफ रैली कल जो आया था वो टिकाऊ नहीं लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देख ही रहे थे 22,900 के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा था और उसको फोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और FII सेलिंग तो एकदम दबा के चल ही रहा है। FIIs तो एकदम उनका बस चले तो एक दिन में 50,000 करोड़ की माल बेच दें, पर वो नहीं बेच पाते। उनको भी कैपेसिटी पता है कि कितना DIs एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी प्लेयर्स कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो भी एकदम स्लो पॉइजन करके धीरे धीरे करके एकदम प्यार से बेचते रहते हैं, लेकिन उनको बेचना तो है, ये भी एक फैक्ट है। सो अगेन उसके कारण लग ही रहा था कि कल का जो रिकवरी है बहुत फ्रैजाइल रहेगा, और वही हुआ। तो मार्केट जो है वो नीचे खुलाई। और उसके अलावा देखिए बहुत सारे नेगेटिव क्यूज भी थे। जो ईरान मिडल ईस्ट वॉर जो चल रहा है, US ईरान वॉर, बेसिकली US इजराइल ईरान वॉर टू बी मोर प्रिसाइज, वो और गहरा गया। अब अभी तक तो ट्रम्प बाबू बोल रहे थे कि नहीं वो कोई मेजर अटैक्स और नहीं करेंगे, जितना करना था वो एक बार के लिए कर लिया है। ईरान जो है वो मान जाएगा उनके हिसाब से। तो ईरान का जो अभी करंट रेजीम है, क्योंकि उनका जो आयतुल्ला खोमेनी के बाद एक नए उनका ही बेटे आ चुके हैं, तो वो उनके हिसाब से थोड़े और लॉजिकल है और वो और समझदार है। पर अब ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि वो ईरान तो एकदम खुल के बोल रहा है कि वो कोई हाल में सरेंडर नहीं करेगा, कोई सीज फायर नहीं करेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की तो बात ही छोड़ दो। तो अब इस बीच प्रॉब्लम ये हो गया कि संकट और गहरा गया। उसके अलावा काफ़ी सारे अमेरिकन बॉम्बिंग्स हुए हैं ईरान के मल्टीपल लोकेशंस में, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी में, और जो फोर्दो में जो बोला जाता है उनका मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी, वहाँ पे भी फिर से अटैक हुआ। और जितने भी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज़ है ईरान के, वहाँ पे मेजर अटैक्स हुए हैं। उसके अलावा जितने भी उनके मिलिट्री फैसिलिटीज़ है वो कल देर रात को अटैक्स हुए, आज भी बोले काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं। तो ईरान का जो मध्य इलाका है वहाँ पे तो जम के एयर रेड्स किए जा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ईरान के पास तो नेवी कुछ खास तो था ही नहीं, और अब आज के दिन एयरफोर्स भी कुछ बचा ही नहीं है। उनके पास ड्रोन वॉरफेयर के अलावा ज़्यादा कुछ है भी नहीं डिफेंड करने के लिए। सो ईरान की तो एकदम चौतरफा पिटाई हो रही है, जिसको बोलेंगे अगर मिलिट्री टर्म्स में बोले तो। अगर अमेरिका देखिए ग्राउंड इन्वेजन करता है तब स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि वो उनके फाइट करने के लिए फिर काफ़ी सारे सोल्जर्स जो है वो ऑन ग्राउंड वो डिफेंड कर सकते हैं, पर एयर रेड्स को लेके उनके पास ज़्यादा कुछ डिफेंड करने के लिए है ही नहीं। तो ईरान की तो देखिए एकदम पस्त हो रखी हालत। और ये एक फैक्ट भी है, बोला जा रहा है कि अब ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन भी ईरान में बहुत ख़राब होते चला जा रहा है। और अगर दो हफ्ते तक ये युद्ध और टना तो देखिए एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ईरान में बिल्कुल जन्म ले सकता है। बोलते ऑलरेडी फूड सप्लाई का शॉर्टेज होते चला जा रहा है, उसके अलावा पीने के पानी के शॉर्टेज होते चले जा रहे हैं ईरान में। तो बहुत मेजर ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हो सकता है। मैं खुद भी बहुत आशा
करता हूँ कि जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म हो, नहीं तो बहुत बहुत इनोसेंट सिविलियंस जो है वो मारे जा सकते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ माने डायरेक्टली नहीं मारे जाएंगे, पर इनडायरेक्टली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर वो मारे जा सकते हैं। भुखमरी के कारण, डिजीज़ फैलने का डर है, उसके अलावा कितना जब आपका इतना वॉर चलता रहता है तो उसमें देखिए सैनिटेशन बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, तो डिजीज़ फैलने का, प्लेग फैलने का, ये सब चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। सो आई एम रियली होपफुल कुछ ना कुछ निकल के आ जाए, कोई ना कोई पीस हो जाए। सो इट विल बी रियली गुड फॉर इनोसेंट इरानियंस हु आर अननेसेसरली सफरिंग। कुछ कहीं ना कहीं देखिए जो उनका जो रेजीम है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट अबाउट दैट। यूएस इजराइल भी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, बट हम तो देखिए क्या, हम जो चीज़ों पर जिसका कोई कंट्रोल नहीं, आप सिर्फ आशा कर सकते हो कि लेट पीस हैव अ चांस। सो प्रॉब्लम अब ये है कि फ़िलहाल के लिए तो युद्ध और गहरा ही गया है, और अभी इमिजिएटली देखिए ख़त्म होता भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज ईरान ने तो एकदम साफ मना कर दिया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने वाले नहीं है, जिसका असर अगर आप देख लीजिए आज कच्चे तेल के दाम, जो क्रूड ऑयल है वो आज फिर से $110 के पार चला गया है। सो बार बार $100 के नीचे जाता है, लगता है एकदम जम के लेवाली आ जाती है, और कुछ ना कुछ देखिए मिल जाता है तो वापस 100 के ऊपर चला जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि $110 के ऊपर जितना दिन क्रूड ऑयल रहेगा वो भारत के लिए बहुत बहुत ख़राब है। इंडियन इकोनॉमी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी ज़्यादा दिन तक। इंडियन इकोनॉमी विल सफ़र वेरी बैडली, इट इज़ अनसस्टेनेबल। अब क्रूड जब तक $70-80 तक रहता है तब क्या इंडिया उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, इंडिया अफोर्ड कर सकता है, पर जहाँ 110 कम से कम 30 से 40% की अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है बहुत मेजर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट हो सकता है। सो हम आशा करते हैं कि ज़्यादा दिन ये नहीं चले, कच्चा तेल जो है $100 के वापस नीचे आ जाए तो अच्छा ही रहेगा, पर जब तक नहीं रहेगा तब तक देखिए भारतीय बाजार के लिए तो बहुत ख़राब रहेगा। इक्विटी मार्केट्स विल सफ़र बिकॉज इससे इन्फ्लेशन आएगा तो देखिए इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर आएगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और इनफैक्ट आज जो इंडिया का जो 10 ईयर यील्ड है वो अब 7% के ऊपर जा चुका है, 7.1 आ चुका है। सो ऑलरेडी ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग कि आगे चल के आरबीआई को रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं अपने रेपो रेट्स, तो बैंक रेट भी आप मान के चलिए आगे चल के घटने के बजाय और बढ़ ही सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी इन्फ्लेशन प्रेशर। अभी भी देखिए कमर्शियल सिलेंडर का शॉर्टेज चल ही रहा है, और बोलते हैं कि आपका डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी शॉर्टेज चल ही रहा है, तो ये तो देखिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही। तो इस बीच जो इक्विटी मार्केट है वो तो खुला ही था, टूट के एकदम 22,300 के नीचे ही खुला और फिर गिरते ही चला गया। इनफैक्ट पहले 5 मिनट में निफ्टी ने 22,220 का लो बना लिया था, और उसके बाद और गिरते ही चला गया। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आज 22, और चूँकि बैंक निफ्टी भी बहुत गिर के खुला था, 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर के खुला था, तो 50,000 के करीब आ ही गया था, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत मैसिव डिफेंडिंग हुआ है आज, खास करके बैंक निफ्टी का जो 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट लेवल है, उसको बहुत अग्रेसिवली बुल्स ने डिफेंड किया है, और उसका एक इनडायरेक्ट नतीजा हम बोल सकते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आई आज। लगता है एफआईआईज ने भी सुबह को एकदम जम के पैनिक सेलिंग किया कि बस उनको भर भर के बेचना है। नॉर्मली तो वो स्लो पॉइजन सेलिंग करते हैं, पर लगता है आज सुबह कोई बहुत ज़्यादा ओवरडोज में सेल कर दिया होगा, और फिर जो निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट करते चला गया 22,180 से लेके 22,250 के आसपास। फिर धीरे धीरे दोपहर से रिकवरी आई, और रिकवरी बहुत अच्छी आई, इट वाज सरप्राइजिंग एंड इट कुड हैव बीन। देखिए शॉर्ट कवरिंग का तो बोल ही सकते, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग प्रेशर आया ही होगा, क्योंकि देखिए लंबा वीकेंड भी है, अब लंबे वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, वो भी एक फैक्टर था। कहीं ना कहीं वीकेंड को देखते हुए अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस ने जम के शॉर्ट कवरिंग किया होगा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, 3 दिन में कुछ भी हो सकता है, क्या पता एक पीस डील हो जाए। अगर पीस डील होगा तो फिर सोमवार को 500-1000 पॉइंट फिर निफ्टी ऊपर कैप अप खुलेगा, फिर वो एक सरदर्द हो जाएगा शॉर्ट सेलर्स के लिए। तो शॉर्ट सेलर्स भी लगता है वो आज काफ़ी चालू थे, उन्होंने जम के कवरिंग की आज कि भैया मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाओ, जो नीचे मिल रहा है एकदम जम के नफ़ा खा लो। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि वो रिकवरी शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं डीआईएस ने भी लगता है थोड़ा थोड़ा लेवाली किया होगा कि लेते चले जाओ, जैसे कि रिकवरी है जो उसको आग मिलते चला गया। और जो निफ्टी जो है नो डाउट बहुत अच्छा बंद हुआ, इनफैक्ट ग्रीन में बंद हुआ, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड।
22,700 के ऊपर बंद हुआ। सो आज तो काफ़ी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स तो नीचे से रिकवर किए, ऑटो स्टॉक रिकवर किए। फिर उसके अलावा देखिए फार्मा स्टॉक्स तो वीक चल ही रहा है, हालांकि उनमें भी थोड़ी रिकवरी आई। फार्मा स्टॉक्स क्यों वीक चल रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब अमेरिका ने फिर से अभी डिक्लेयर कर दिया वो कभी भी फार्मा सेक्टर पे टैरिफ्स लगा सकते हैं, यानी फार्मा इंपोर्ट्स पे। तो खास करके जो ब्रांडेड ड्रग्स है और जो पेटेंटेड ड्रग्स है उनके इंपोर्ट्स पे 100% तक टैक्स लगा सकते हैं, टैरिफ्स लगा सकते हैं। देखिए जो पेटेंटेड ड्रग्स है उनमें तो खास करके भारत तो कोई मेजर पेटेंटेड ड्रग्स एक्सपोर्ट करता भी नहीं, ज़्यादातर ब्रांडेड ड्रग्स एक्सपोर्ट करता है, तो उनको मार पड़ेगी। और जो आपके पेटेंटेड ड्रग्स, मुझे लगता है जो डेनमार्क की जो कंपनी है वो जो ज़ेम्पिक वहाँ पे यूएस मार्केट में बेचती है, वो उनको टारगेट करने के लिए, उनकी बैंड बजाने के लिए। सो कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी सबकी बैंड बजाने में लगा हुआ है, चाहे यूरोप की कभी बैंड बजाओ, कभी कनाडा की, जापान को तो अब बेइज्जत कर ही देता है, अब तो खुल के बेइज्जती करते हैं ट्रम्प बाबू। जापानी पीएम को पर्ल हार्बर लेडी करके उन्होंने बोल दिया, तो क्या बोले। सो अभी तक भारत को तो इतना, हालांकि भारत पे भी टंच कसते रहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे अब अमेरिका जैसे पूरी दुनिया को अपना दुश्मन ही बनाने में लगा हुआ है, तो अब लगा हुआ है तो कोई क्या कर सकता है। सो टैरिफ्स का तो देखिए खराब असर भारतीय फार्मा सेक्टर पे पड़ेगा ही। सन फार्मा सबसे ज़्यादा पिटा हुआ था, उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ है। तो जितने भी फार्मा कंपनीज जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है यूएस की ओर, उन पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। पर मिड लाइन अगर आप देखें तो ऐसे कई सारे फार्मा कंपनीज हैं जिनका यूएस मार्केट की ओर एक्सपोजर बहुत कम है, तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमक्योर मुझे मालूम है जिनका यूएस मार्केट एक्सपोजर बहुत मिनिमल है, तो उनको शायद उतना असर नहीं पड़े। हालांकि डिस्क्लोजर दे दूँ, मैं मेरे पोर्टफोलियो में, फैमिली पोर्टफोलियो में ये स्टॉक, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर बस दे दूँ। पर ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनका कोई मेजर एक्सपोर्ट पे एक्सपोजर नहीं है, तो अगर कई इन्वेस्टर्स जो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वो उसकी ओर देख सकते हैं। और आगे चल के भी ऐसे कंपनीज जिनका यूएस मार्केट की ओर कोई एक्सपोजर नहीं है, उनका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यूएस और चाइना की ओर एक्सपोजर या डिपेंडेंस रखना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब अमेरिका जो है वो बहुत एक रफ नेशन बनते चला जा रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब अमेरिका, ट्रम्प बाबू ऐसे उन्होंने इमेज बना दिया कि पूरी दुनिया अमेरिका का फ़ायदा उठा रही थी और अब अमेरिका को पूरी दुनिया से एकदम नाता ही तोड़ लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। पर चूंकि अब उन्होंने ऐसा एक नैरेटिव बना दिया एंड ही इज़ बीइंग एबल टू सेल दैट नैरेटिव। सो उसके कारण देखिए कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टर्स है, जो ऐसी कंपनीज जो अमेरिका पे अपना डिपेंडेंस रखते हैं, तो उनके लिए तो देखिए रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी करते रहेंगे, तो उनके प्रति हो सकता है ऐसे कंपनीज के वैल्यूएशन भी हमेशा प्रेशर में रहेंगे, तो हो सकता है इन्वेस्टर्स को इनमें अपसाइड ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। अब मेन मार्केट पे आ जाते हैं, तो आईटी में आज बहुत बड़ा अच्छा रिकवरी आया है। सो अगेन मुझे जहाँ तक लग रहा है, इनफैक्ट आईटी वाज वन ऑफ द रीज़न कि मार्केट ग्रीन में आया भी, इट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग रीज़न। सो बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने तो अच्छी खासी रिकवरी की बहुत, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं अग्रेसिव डिफेंडिंग किया गया। हालांकि कितना दिन ये टिकाव रहेगा बहुत डाउटफुल है बोलना, पर आईटी में तो देखिए अगले हफ्ते से अर्निंग्स शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके एंटिसिपेशन में एक थोड़ा लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा रहे हैं। बट मुझे लग नहीं रहा इसमें ज़्यादा कोई आनी जानी होगा भी। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए यहाँ से मैक्सिमम अगर पॉसिबल होगा तो 3 से 5%, क्या पता अपसाइड एक बोलते हैं ना, ये बे मार्केट रैली आ जाए आईटी स्टॉक्स में, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ऊपर के लेवल्स में कोई लेना ही नहीं चाहेगा। हर किसी को डर लगा रहेगा। अब जैसे टीसीएस 2500 के आसपास चल रहा है, तो अगर 2700 के ऊपर आ भी जाएगा तो सबको ये डर लगा रहेगा कि भाई यहाँ पे तो और नहीं लेना है, यहाँ लेके कहीं फंस गए तो फिर कोई भर भर के बेचने आ गया तो, क्योंकि एफआईएस तो लगता है अब हर समय एकदम वो डेस्परेट ही रहता है कि भाई जहाँ कोई अच्छा रिकवरी आए तो उसको भर भर के बेच दे। एफआईएस में एक डेस्परेशन है टू जस्ट एग्जिट इंडिया बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। ये पहले भी काफ़ी बार बताया गया, बिकॉज दे आर वेरी डेस्परेट। कहीं ना कहीं भारतीय बाज़ार से थोड़े चिढ़े हुए भी हैं। हालांकि कैमरे में तो उनके फंड मैनेजर्स कुछ और ही बोलते हैं, पर ज़्यादातर लोग पीछे से कुछ और ही कर रहे हैं। सो इसके बहुत सारे देखिए मल्टीपल जियोपॉलिटिकल रीजंस भी है क्यों एफआईएस को कंटिन्यूसली इंडिया से एग्जिट करना पड़ रहा है। सो देखिए वो एक अलग टॉपिक है। तो मेन मार्केट में देखिए ये कि आज का भी जो रिकवरी है वो टिक पाएगा कि नहीं बोलना बहुत मुश्किल है। यूएस मार्केट में अभी यूएस मार्केट एक बार 500 पॉइंट नीचे था, आज फिर खुलते के साथ रिकवर कर गया,
पर प्रॉब्लम ये यही 22,900 के ऊपर अगर निफ्टी चलेगा भी तो बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगा कहीं ना कहीं। देखिए क्योंकि ऊपर के लेवल्स में अगेन DI बाइंग करना नहीं चाहेंगे, FIs जो है वो भर भर के सेल करना चाहेंगे। तो FI सेलिंग जब तक बंद नहीं होगा या टेपर नहीं कर जाता है, कम होना शुरू नहीं करता है, तब तक देखिए मार्केट के लिए ढंग से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। 23,000 के ऊपर चला तो फिलहाल निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। नीचे में देखिए 22,200 का जो आज लेवल था, लगता है उसको निफ्टी को वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, या 22,150 आप बोल लीजिए, वहाँ पे हो सकता है DIs जितना हो सके डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। पर देखिए अगर स्थिति ख़राब होती चली गई तो फिर और निफ्टी जो है वो उसका टूटना तय है, 22,000 के नीचे जाना फिर ऑलमोस्ट तय है। हो सकता है एक बार 21,700 का जो पिछले साल का लो है उसको एक बार टेस्ट कर ही सकता है निफ्टी, इट इज़ वेरी वेरी लाइकली। तो लेकिन अगर पीस डील हो जाता है, ईरान एक प्रॉपर सीज़ फायर को मान जाता है, तो सीज़ फायर ही नहीं प्रॉपर पीस डील, क्योंकि देखिए सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं है, वो बार बार टूट जाता है, ईरान भी वायलेट करता है, इनफैक्ट US इजराइल तो उसको और ज़्यादा वायलेट कर लेते हैं पीछे से, तो कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर अगर पीस डील हो जाती है तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाते हैं, तब तो देखिए बाजार के लिए बहुत अच्छा होगा। रिलीफ रैली विल सस्टेन देन, अनलेस तब तो रिलीफ रैलीज कोई सस्टेन नहीं करेंगे। उसके अलावा देखिए मिड कैप्स में भी अच्छी रिकवरी आई नीचे से, पर अगेन उसका भी यही सेम कहानी रहेगा, कर जाएंगे फिर ऊपर से FI सेलिंग करने आएंगे, फिर उन पे डाउन साइड प्रेशर आएगा, तो कहानी चलती रहेगी। तो यही लगभग है। कुछ ना कुछ देखिए ग्रीन शूट्स आपको दिखते रहेंगे बाज़ार में। इस बीच देखिए सरकारी कंपनियां काफ़ी सस्ती हो गई है, ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी सस्ते होते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स शुड बी वॉचफुल, उनको ये सब जगह अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में खुद ही अब धीरे धीरे ट्रैक कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे हो गए एक्यूमुलेट करने के लिए, चाहे वो IRFC हो, चाहे वो IRCTC हो, दे हैव बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव नाउ, एंड एक प्रूडेंट इन्वेस्टर को इनकी ओर देखना चाहिए। और उसके अलावा जो रिस्क सेवी इन्वेस्टर्स हैं जिनको रिस्क अच्छा लगता है, देखिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत सस्ते होते चले जा रहे हैं, खास करके अदानी एंटरप्राइजेज अब 1750 के लेवल्स तक आ चुका है, और मुझे लग रहा है यहाँ से अभी और डाउन साइड तो है, पर 1500 रुपीज़ फॉर अदानी एंटरप्राइजेज इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल, वहाँ पे बहुत अग्रेसिव सपोर्ट है। हालांकि 2023 में जब पहली बार उनको टारगेट किया गया था तो 1000 रुपये का लो बनाया था अदानी एंटरप्राइजेज ने, पर मुझे नहीं लग रहा उतना लो शायद जाएगा अभी, यहाँ से अभी 10% का डाउन साइड और पॉसिबल है, बट 1500 to 1550 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। वहाँ पे वो अगर बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स अगर खोज रहे हो तो उनके लिए वैल्यू है। उसके अलावा FMCG कंपनीज लाइक HUL बहुत अभी 2000 रुपये के आसपास चल रहा है, उसमें भी मुझे लग रहा है अभी और 10% तक का डाउन साइड आ सकता है, पर वहाँ पे सब स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे, टेक्निकली काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। फंडामेंटली तो देखिए अभी भी FMCG सेक्टर का वैल्यूएशन तो बहुत हाई है, बट कुछ बोल नहीं सकता अनलेस देयर इज़ अ प्रॉपर रिविजन फंडामेंटली कि मार्केट डिसाइड करे कि अब PE इनका तोड़ना ही तोड़ना है, एक तरफा तोड़ते ही चला जाना है, तब अलग बात है। नहीं तो कहीं ना कहीं देखिए 1800 रुपये के लेवल्स HUL के लिए बहुत अच्छे हैं, वहाँ से अच्छी रिकवरी आ सकती है। सो जो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स है, जो मेगा कैप्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है अभी। सो इन्वेस्टर्स शुड बी वॉचफुल, अभी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपको ग्रैब करने के लिए, एंड मिलना चाहिए तब फिर आप डेफिनेटली यू शुड ग्रैब। अदानी एंटरप्राइजेज में आ रहा है, उसके अलावा L&T ये जो स्टॉक है जब अगर 3000 रुपये के नीचे चला जाता है, ऊपर ये स्टॉक जो है 4300 के लेवल्स तक गया था और अभी 3000 के बहुत क्लोज आ जाएगा। L&T में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने का, एंड मैं अगर मेरे पास फंड्स हो तो मैं डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स लूँ, दे आर वेरी वेरी वैल्यू सेंट्रिक इन सच लेवल्स, क्योंकि ऊपर से 30-35% 1/3 करेक्ट कर जाएंगे जो नॉर्मली सबसे में मिल नहीं पाते। सो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस में अवेलेबल हो जाएंगे। सो एक प्रूडेंट इन्वेस्टर को वॉचफुल रहना चाहिए। सो यही था आज का डेली व्लॉग। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ फ्रीली राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।